देखो सीसेट 2026 का पूरा स्ट्रक्चर पहले समझते हैं, है ना, और फिर हम देखते हैं बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं। जैसे अब 80 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स है, 1 करेक्ट क्वेश्चन पे 2.5 मार्क्स आता है और 1 रॉन्ग क्वेश्चन पे 1/3 मार्क्स मीन 0.83 मार्क्स के आसपास डिडक्ट हो जाता है। अब सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं, पहले तो ये समझ लो कि आज के दिन से हमें 150 से भी कम दिन है हमारे एग्जाम में। 24 मई को हमारा एग्जाम है 2026 को, और लगभग 143 डेज के आसपास हमारे पास टाइम है, मैंने 4.5 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा। अब देखो बच्चे, यहाँ पे 33% मार्क्स लाना है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने दिमाग में 33% मार्क्स लेकर चलते हैं कि ये लाना है। अब यहीं पे वो गलती कर जाते हैं कि उनकी स्ट्रैटेजी में फ्लॉ यही है कि उन्होंने पहले ही 67 मार्क्स को फिक्स कर लिया, 66 प्लस मार्क्स को फिक्स कर लिया कि इतना ही पास करने के लिए चाहिए। तो उन्होंने अपने दिमाग को पहले से ही क्या किया, फीड कर दिया, एक लोअर लिमिट सेट कर लिया। चूंकि लोअर लिमिट ही आपने सेट कर लिया तो आपकी स्ट्रैटेजी भी उसी तरीके से बनेगी। हाँ, आप अपने आप को तैयार भी, आपका जो प्रिपरेशन होगा उसी तरीके से होगा। तो ये इसको आप अचीव करना आपके लिए ये भी मुश्किल हो जाता है ना। तो सबसे कम कितना आप अटेम्प्ट करेंगे, लगभग आप 50 से 55 प्लस क्वेश्चंस जब तक अटेम्प्ट नहीं करेंगे तब तक आप कॉन्फिडेंस में नहीं आएंगे एग्जाम हॉल में, है ना। और साथ ही साथ अभी जितना आपके पास टाइम है, लाइक 4.5 मंथ से भी ज़्यादा टाइम है, तो आप क्या थोड़ा सा भी मैथ्स और रीजनिंग अच्छा है ना, तो मैं कहूँगा कि आप अपना टारगेट को 125 प्लस मार्क्स रखो, ठीक है। और थोड़ा सा लगता है जिन जिन बच्चों का उनका मैथ्स बहुत अच्छा नहीं है, तो भी मैं कहूँगा कि आप 100 प्लस मार्क्स उससे अपने टारगेट को कर सकते हो। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। इतना समय है कि यू कैन प्रिपेयर इट वेल। अब यहाँ पे देखो, इस पूरे स्ट्रैटेजी में एक चीज जो होता है, 3 पार्ट्स में अगर मैं इसको बांटता हूँ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन, दूसरा लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी और डेटा सफिशिएंसी, मतलब इसको मैं कहूँ तो ये मैथ्स और रीजनिंग हो गया, और तीसरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया। अब कुछ समय से देखा जा रहा है 2020 के बाद से लगभग 53 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं मैथ्स और रीजनिंग से मिलाकर, और 27 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। बट इस साल 2025 में मैथ्स से पूछा गया है 51 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग से, और 29 क्वेश्चन पूछा गया है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। लेकिन एक बात कंफर्म मान के चलो कि ये जो जिस तरीके से यहाँ पे बाइफर्केशन है कि इतने इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। ये कोई 12th का एग्जाम नहीं है कि बोर्ड का कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन इस टॉपिक से आएगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन उस टॉपिक से आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर देखा, उन्होंने अभी तक 27 क्वेश्चन दे रहे थे, अभी बढ़ा के उन्होंने 29 कर दिया। पता चला नेक्स्ट एग्जाम में कि यहाँ से 15 क्वेश्चन ही आ जाए, और अगर इस वाले पोर्शन से 65 क्वेश्चन आ जाए, और ये पलट भी सकता है। वैसे तो होना थोड़ा मुश्किल है, पलट भी सकता है। तो हमेशा ध्यान रखो कि इन सब बातों पे फोकस मत करो, कहाँ से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहाँ से कितने क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। जैसे 2025 में भर भर के क्वेश्चन आया नंबर सिस्टम से, 2024 23 से 24 क्वेश्चंस आया हुआ है, हो सकता है 2026 में ना आए वहाँ से, है ना, किसी और सेक्शन से आए। तो तुम्हें करना क्या होता है, बेस्ट जो स्ट्रेटजी होता है कि आप पूरे फुल सिलेबस को, जितना आपके पास टाइम है ना, आप पूरे सिलेबस को कवर करो, ठीक है। और ये मत सोचो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तुम्हारा तो पार्ट है, तुम बहुत अच्छा हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, तो इस सेक्शन से तुम कर लोगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। नहीं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अभी तक जो मैंने देखा है, बच्चों को कहता हूँ कि तुम्हारा बहुत भी अच्छा है ना, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को एड ऑन मार्क्स मान के चलो। अगर तुम एड ऑन मार्क्स मान के नहीं चलोगे तो तुम्हारा जो ये टारगेट है 55 प्लस क्वेश्चन का, कैसे अचीव करोगे। हाँ, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अचीव इट, क्योंकि पूरा का पूरा 29 क्वेश्चंस भी अगर तुम यहाँ से कर लेते हो बेटा, तो भी तुम्हें वहाँ बचा हुआ 26 क्वेश्चन करना पड़ेगा, हाँ, यहाँ क्वांट्स और एलआर से। तो फिर डरने का क्या फायदा मैथ्स और रीजनिंग से, जब मैथ्स और रीजनिंग करना ही है तो, है ना। तो अब मैं क्यों कहता हूं कि यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे भरोसा कम करो, इसको एड ऑन मार्क्स के लिए रखो, ठीक है। ये छोड़ नहीं सकते हो तुम, करना तो तुम्हें पड़ेगा ही, हाँ, लेकिन तुम्हारा भरोसा इस पे बहुत ज्यादा इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तुम्हें पास नहीं कराएगा। पास तो तुम्हें ये कराएगा, हाँ, लेकिन ये है कि ये तुमको कंफर्ट एरिया में लेके पहुंचा देगा, ठीक है, कंफर्ट जोन में पहुंचाएगा। कि ऐसा क्यों होता है कि देखो यूपीएससी इस पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, मान लो मैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन है, कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन है, एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन है, जैसा भी क्वेश्चन है, तो यूपीएससी किस तरीके से क्रिएट कर रही है क्वेश्चन, किस डायरेक्शन में ले जा रही है, और उससे जो तुम्हारा आंसर आ रहा है क्या यूपीएससी के सोचे हुए आंसर से मैच कर रहा है या नहीं, ये कहना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे गलत होने का चांस ज्यादा है। लेकिन यहाँ जब तुम मैथ्स का क्वेश्चन उठाओगे ना, तो ये मैथ्स या रीजनिंग का क्वेश्चन को अगर मैं पार्ट्स में बांटता हूँ, पार्ट वाइज, तो क्या होगा, इजी अप्रोच का, मॉडरेट अप्रोच का, डिफिकल्ट अप्रोच का, 3 पार्ट्स में रहेगा। मैं कहता हूँ तुम डिफिकल्ट अप्रोच के क्वेश्चन को छोड़ दो, जैसे कि इस बार 2025 में नंबर सिस्टम के
ढेर सारे क्वेश्चंस आए डिफिकल्ट अप्रोच के, उनको छोड़ दो, तुम इजी और मॉडरेट अप्रोच के क्वेश्चन को टारगेट करो। तो भी तुम देखोगे कि मैथ्स में और रीजनिंग में क्या होता है, जब तुम क्वेश्चन करते हो एंड यू आर गेटिंग सॉल्यूशन, तो तुम जो सॉल्यूशन पा रहे हो, तुम्हारा जो आंसर आ रहा है, अगर 4 ऑप्शन में से किसी ऑप्शन के साथ मैच करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हाई है कि वो सही है, प्रोबेबिलिटी हाई है। हो सकता है वो गलत हो, लेकिन इसके तुलना में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कंपैरिजन में इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि तुम सही हो। और एक आध अगर गलत भी हो गया तो ज्यादा सारे क्वेश्चंस तो नहीं हो सकते हैं। तो मैथ्स और रीजनिंग में क्या होता है कि जब आप सॉल्व कर रहे होते हैं और वही ऑप्शन आपका आंसर जो आप निकालते हो वो ऑप्शन के साथ मैच कर रहा होता है, तो चांसेस हैं कि आपने सही आंसर निकाला है, और इसीलिए इस पे भरोसा करना ज्यादा जरूरी होता है इसके तुलना में। तो इसीलिए मैं बच्चों को हमेशा कहता हूं, क्वांट्स और एलआर वाले सेक्शन में जो 53 क्वेश्चन या 51 क्वेश्चन देख रहे हो, इसको ही पूरा टारगेट कर लिया ना तो तुम पास कर जाओगे। लेकिन अगर तुमने इसको टारगेट किया हुआ है तो तुम फिर भी पास नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें इतना नंबर ऑफ क्वेश्चन तक पहुंचना है, 50 प्लस 55 प्लस क्वेश्चन तक, जो बिना मैथ्स और रीजनिंग के तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है। तो आपको मैथ्स और रीजनिंग पे ज्यादा भरोसा करना है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की जम के प्रैक्टिस करनी है। लेकिन वो क्यों करनी है? ताकि मार्क्स को ऐड ऑन किया जा सके कंफर्ट एरिया में पहुंचने के लिए। ये बात समझो। अब जैसे इसके आगे की कहानी समझो। हाँ, जो बेसिक बात पे हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था 143 डेज का टाइम है, बड़ा ही इतना ही सा टाइम हमारे पास बचा हुआ है। ठीक, तो अब बच्चे बहुत पूछते हैं कितना सर पढ़े कितना नहीं पढ़े, तो वो टाइम बता पाना कितना पढ़े कितना नहीं पढ़े वो तो अभी मैं नहीं करूंगा। पहले मैं तो ज्यादातर मैं बच्चों को बोलता हूँ कि इतना तो 2.5 मतलब लगभग 143 डेज का टाइम है, तो 2.5 से 3 घंटे का टाइम तुम अगर सीसैट पे अलॉट कर देते हो तो कहीं ना कहीं तुम अच्छा परफॉर्म करोगे। किसी को उससे भी ज्यादा टाइम लग सकता है, किसी को कम। लेकिन एक बात जरूर है कि पहले तुम सीसैट तुम्हारे लिए बेटा एलिमिनेटर है। याद, ये जो है ना तुम्हारा ड्रीम, जो अभी पिछले साल को अगर देखोगे ना सीसैट 2025 का, कितने बच्चे फेल हुए हैं तुम सोच भी नहीं सकते हो। जो थोड़ा सा भी ओवर कॉन्फिडेंट हुए ना वो फेल हो गए। ठीक है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे फेल हुए हैं, साइंस के बच्चे, मैथ्स के बच्चे फेल हुए हैं। तो तुम ये तो सोचो ही मत कि वहां पे तुम जाओगे और तुम पास कर जाओगे। तो कॉन्फिडेंस होना ठीक बात है, ओवर कॉन्फिडेंस में कभी नहीं आना है। तो सीसैट सही मायने में एलिमिनेटर अब कहा जाता है, तो ऐसे नहीं कहा जाता है। ड्रीम किलर माना जा रहा है, ऐसे नहीं माना जा रहा है। आपको पार ही नहीं जाने देगा। जब आपको पहले प्रीलिम्स को ही क्रॉस नहीं करने देगा, पहले ही इधर रोक लेगा, तो आप मेंस की तैयारी क्या कर रहे हो? बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हम मेंस की तैयारी कर रहे हैं, बहुत लंबे समय तक प्रीलिम्स करीब आ जाता है और मेंस के लिए हम तैयार कर रहे हैं। कैसा मेंस के लिए तैयार कर रहे हो? हम ऑप्शनल के लिए तैयार कर रहे हैं। कौन सा ऑप्शनल तैयार कर रहे हो? पहले प्रीलिम्स तो क्रैक करो, प्रीलिम्स में एंटर तो करो। अगर तुम कहोगे कि हाँ मेंस वाला सब जीएस की तैयारी कर रहे हैं, तब तो मैं थोड़ा समझूंगा भी कि हाँ भाई चलो जीएस यहां भी सपोर्ट करेगा, जीएस वहां भी सपोर्ट करेगा। ऑप्शनल तुमको कौन सा वहां पे सपोर्ट कर रहा है पूरी तरह से, और कर भी रहा है, तो तुम अपने इंटरेस्ट का गेम नहीं खेल सकते हो। ये इंटरेस्ट की चीज नहीं है कि आपको पढ़ना, आपको बैलेंस्ड स्टडी करना पड़ेगा बच्चे। ये नहीं है कि किसी को मान लो कि करंट अफेयर्स में बड़ा मजा आ गया, ठीक है, तो वो करंट अफेयर्स में ही घुसे रह गए, कि इंटरनेशनल रिलेशन में किसी को मजा आता है तो वही पढ़ रहे हैं, बाकी छोड़ दिया। नहीं, अगर वही करना है तो जाओ पीएचडी करो, ठीक है, जाओ खूब उस किसी चीज में डॉक्टरेट करो, ठीक है, थीसिस लिखो, रिसर्च करो। तो फिर इंटरेस्ट का गेम करना है तो वैसे करो ना। अगर तैयारी करनी है तो बैलेंस्ड करना पड़ेगा। आपको जितना टाइम देना है जीएस पे उतना जीएस पे देना है, जितना टाइम आपको देना है सीसैट पे देना है, पहले प्रीलिम्स पे देना है। पहले प्रीलिम्स क्रैक करोगे तभी तो मेंस में एंटर करोगे ना। तो पहला ही दरवाजा नहीं टूटेगा तो मेंस का अभी से सोच के क्या कर रहे हो? तो ये ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी बात होती है। इसके हाँ, एक चीज को किए बिना दूसरे स्टेज में जाना फेलियर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे फोकस करो, 143 डेज का टाइम है। पर डे के बेसिस पे तुमको 2.5 से 3 घंटे सीसैट पे जरूर देना चाहिए अगर तुम अच्छा करना चाहते हो, प्रीलिम्स को तोड़ना चाहते हो। और मेरा मानना है इसको 3 फेज में तुम अपने स्ट्रेटजी को बनाओ। पहला कि अभी जैसे तुम ज्वाइन करोगे तो डीप कॉन्सेप्ट तक पहुंचे। अगर तुम्हारा बेस क्लियर नहीं है, डीप कॉन्सेप्ट तक पहुंचो, पूरा सीखो, पूरे फुल सिलेबस को 2 से 2.5 महीने में पूरा करो, ठीक है, जिसमें शॉर्टकट्स एंड टेक्निक्स सब कुछ सीखो, है ना। उसके अलावा अगला वाला जो पार्ट होगा पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। अगला 1 महीने का टाइम उसमें दो, 2 से 2.5 महीने डीप कॉन्सेप्ट में, अगला 1 महीना उसमें दो, जिसमें पीवाईक्यू में सीसैट का क्वेश्चन तो जरूर ही करो, यूपीएससी का तो करो ही, पीसीएस वगैरह का, साथ ही साथ सीडीएस के क्वेश्चन करो, सीएपीएफ करो, और कैट के कुछ पुराने पुराने क्वेश्चंस को करो, अर्थमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को करो। सीडीएस का क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सीडीएस भी यूपीएससी का ही एग्जाम है, तो सेम पैटर्न पे क्वेश्चन बनाता है, नंबर सिस्टम हो या
या अर्थमेटिक्स हो, तो तुम्हें बहुत काम करता है ये चीज़। तो 1 महीने का टाइम जरूर तुम पीवाईक्यूज वगैरह को सॉल्व करने में दो। और उसके बाद बाकी टेस्ट सीरीज और एनालिसिस ये बहुत जरूरी होता है। अगले 1 महीने या 1 महीने से थोड़ा ज्यादा ही टाइम है तुम्हारे पास, तो उसको तुम टेस्ट सीरीज और एनालिसिस में दो। तो अगर तुम इस 3 फेज में चलोगे ना, अच्छी तैयारी करोगे ना, इतना इतना टाइम डिवोट करके, हाँ, तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी तैयारी इतनी अच्छी होगी, तुम्हारा प्रिपरेशन इतना अच्छा होगा कि नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू। हाँ, यू विल डेफिनेटली रॉक द पेपर। ठीक है, कैसा भी घुमा फिरा के भी क्वेश्चन आएगा ना, तो तुम्हारी कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी इतनी तगड़ी हो जाएगी कि मुश्किल भी होगा तो भी तुम निकाल ले जाओगे पेपर को। तो इतना तुमको अपने स्ट्रेटजी को इतना स्ट्रांग कर लेना है, अपने स्ट्रेंथ को इतना तगड़ा कर लेना है कि पेपर कैसा भी आए, यू विल नॉक द पेपर, यू विल नॉक एंड हिट इट। ठीक है, सो बी ऑलवेज रेडी फॉर दैट।